कविता मुंबई के इस मंच पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। ये चौथा एपिसोड है इस चैनल पर, जो कि करीब 1 महीना पहले शुरू हुआ है। आज का ये कार्यक्रम आप जानते ही हैं, कविता पाठ एवं वक्तव्य का है। आज हमारे आमंत्रित कवि जो हैं आदरणीय प्रभा मजूमदार, जो कि अहमदाबाद से हैं। आपका स्वागत है प्रभा जी। और आदरणीय राजहंस सेठ ग्वालियर से हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका स्वागत है राजहंस जी। और आज के हमारे तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर अभय दोषी, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी में गुजराती विभाग के अध्यक्ष हैं। इन दोनों कवियों के कविता पाठ के बाद आप एक अपना वक्तव्य देंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर अभय। और जहाँ तक इस कविता मुंबई यूट्यूब चैनल का प्रश्न है, ये अभी अभी करीब 1 महीने पहले हमने शुरू किया है। और इसके संयोजक हैं हृदयेश मयंक जी और डॉक्टर भूवनाथ पांडे जी, और मैं प्रशांत जैन संचालक की भूमिका में आपके समक्ष उपस्थित हूं। सबसे पहले मैं कविता पाठ के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय डॉक्टर प्रभा मजूमदार को। इससे पहले कि वो शुरू करें, मैं का परिचय दे दूं। इस बीच लखनऊ से कौशल किशोर जी उपस्थित हुए हैं। मैंने अभी अभी उनको एडमिट किया है, अभी दिखेंगे। कौशल जी आ गए हैं। स्वागत है कौशल जी आपका। सभी को नमस्कार। हाँ हाँ जी जी। और नीलेश जी आपका भी स्वागत है। मैं भूल गया आपका नाम लेना। यस। तो मैं परिचय करा दूं, कौशल जी लखनऊ में रहते हैं और कवि, आलोचक और संपादक हैं, और एक एक्टिविस्ट हैं, और जन संस्कृति मंच के संस्थापक सदस्यों में हैं। और आपका भी साथ और स्नेह हम लोगों को हमेशा मिलता रहता है। तो मैं डॉक्टर प्रभा मजूमदार के बारे में बताऊं। आपका जन्म इंदौर में हुआ, मध्य प्रदेश में। आपने एमएससी किया है गणित विषय में, और वो भी यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल के साथ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। और आप जो हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी में भूवैज्ञानिक के तौर पर आपने 35 साल तक काम किया, और उप महाप्रबंधक तेलाशय के पद से 1917 में आप रिटायर हुई। तेलाशय ये हमारे लिए एक नया शब्द है। हम लोगों ने तो जलाशय सुना था, अब ये तेलाशय ओएनजीसी में चलता है। और एक और मैं देख रहा हूँ कि आप जियोलॉजिस्ट रही हैं और गणितज्ञ हैं मूल रूप से। गणित यानी ये भी एक नई खबर है कि गणितज्ञों की भी इतनी जरूरत होती है भूविज्ञान के क्षेत्र में। तो देहरादून, गुजरात, मुंबई और असम में आपकी पोस्टिंग रही अपनी नौकरी के दौरान। आपके कविता संग्रह जो प्रकाशित हुए हैं, अपने अपने आकाश, तलाशती हूँ जमीन, अपने हस्तिनापुरों में, सिर्फ स्थगित होते हैं युद्ध, ये 4 कविता संग्रह हैं। और 5वां कविता संग्रह आपका प्रकाशित होने वाला है बोधि प्रकाशन से, और उसका नाम है नकारती हूँ निर्वासन। अनेक साझा संग्रहों में आपकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। व्यंग्य, आलेख, समीक्षाएं आपने लिखी हैं, कथा लेखन भी आपने किया है। और आपकी कविताएं समकालीन भारतीय साहित्य, नवनीत, वागर्थ, पाखी, दोआबा, उद्भावना, अक्षर पर्व आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। मैं इससे पहले कि आप कविता पाठ शुरू करें, प्रभा जी, कुछ छोटी मोटी हम लोग बातें करें। ये जियोलॉजिस्ट का रोल जो है एक्सप्लोरेशन तक ही सीमित होता है, या फिर जब एक्सट्रैक्शन होता है यानी तेल निकालने का काम, वहां भी जियोलॉजिस्ट की जरूरत होती है? जी, मैं जियोलॉजिस्ट नहीं, रिजर्वायर इंजीनियर के तौर पर ओएनजीसी में। हालांकि हम लोगों को थोड़ा बेसिक जियोलॉजी भी करना ही पड़ता है, क्योंकि ये जो रिजर्वायर इंजीनियरिंग है ये एक मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच है। अच्छा, मल्टी डिसिप्लिनरी। जियोलॉजिस्ट भी होते हैं, पेट्रोलियम इंजीनियर भी,
गणितज्ञ भी, लॉगिंग जियोफिजिसिस्ट भी होते हैं। तो ये इस तरह की एक, तो ये एक्सप्लोरेशन से लेकर के पूरा प्रोडक्शन की जो प्लानिंग करनी पड़ती है किसी भी जगह के तेल फील्ड की, और जो अनुमान लगाना पड़ता है कि किस तेल क्षेत्र से कब तक उत्पादन, और फिर वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होती है, और उसके बाद जी, तो ये सब रिजर्वायर इंजीनियर का काम है। रिग्स में जाने का मौका मिला आपको, ऑयल रिग में? मैं प्लेटफॉर्म पे रही भी हूँ कुछ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बॉम्बे हाई? जी, मैं बॉम्बे हाई में भी, और नीलम हीरा फील्ड्स में जो मुंबई ऑफशोर में, जी। तो मैं उन दोनों ही ग्रुप से रही हूँ, और मैंने रिग पर, प्लेटफॉर्म पर भी जाकर, और कुछ वेसल्स पर भी जाकर कुछ और ये देहरादून में क्या एक्टिविटी है इसकी, ओएनजीसी की? नहीं, देहरादून में देखिए मूलतः एक्सप्लोरेशन की थी। ऐसा था कि जब ये ओएनजीसी बना था तो ये जियोलॉजिकल सर्वे के बाद ही बना था। शुरू में इसकी बहुत सीमित शाखाएं थी और सीमित लोग थे, तो उस समय ये देहरादून में इसका हेडक्वार्टर बना था। लेकिन राइट। उसके बाद में तो ये विस्तृत होता गया। तो बिल्कुल आसाम और मुंबई वगैरह में। जी हाँ, आसाम, मुंबई, गुजरात और काकीनाडा, दक्षिण भारत में। जी, तो ठीक है प्रभा जी, अब आप अपना कविता पाठ शुरू करें। जी अवश्य। करीब 15 मिनट का समय है। जी, नमस्कार एवं आभार इस अवसर के लिए। सबसे पहले आरंभ करती हूँ स्थानांतरण पर, क्योंकि स्थानांतरण मेरे बचपन से लेकर के सेवानिवृत्ति तक का एक अनिवार्य भाग रहा है। घर से बाहर जाने पर एक लंबे अरसे तक साथ चलता था घर। घर से बाहर जाने पर एक लंबे अरसे तक साथ चलता था घर। साथ ही बने रहते थे अपने, महसूस होता था संबंधों का ताप, साझा सुख दुख, चिंताएं, ख्वाहिशें। बारी बारी छूटते गए रोजमर्रा के बहुत से एहसास, बेदखल होते गए खामोशी के साथ नितांत अपने। बेदखल होते गए हम खुद भी अपने ही लोगों की परिधि से। बेदखल होते गए हम खुद भी अपने ही लोगों की परिधि से। परिचय के विस्तार के बावजूद मजबूत होता रहा अकेलेपन का घेरा, असुरक्षा का एहसास। तलाशती हूँ मिट्टी, हवा, पानी और धूप में परिचय के रंग, गंध और स्वाद। आसमान में जाने पहचाने आकार, किसी एक बिंदु के सापेक्ष अपनी उपस्थिति को दर्ज करना चाहती हूँ। और अगली कविता है स्थानांतरण पर ही। हर बार एक अनजान शहर यूं ही चुपचाप दाखिल हो जाता है मेरे भीतर, और गहरे उतरते जाता है अनजाने में। अपनी ही प्रवृत्ति के अंश बनते जाते वहां के मौसम के मिजाज, परिवेश और परिदृश्य। हवा में घुला संगीत, सुकून अथवा तनाव मन की स्थिति को निर्धारित करता है। मेरे भीतर की मशीन उसी ढर्रे में ढलती, कभी तेज तो कभी सुस्त रफ्तार। एक अरसे बाद सहकर्मी नहीं रहते, सिर्फ सहकर्मी ही। समझ आ जाती है उनके माथे पर की चिंताएं, सलवटे, उमंग और रोष। ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और खुदगर्जी के बावजूद साझा दुख और सुख। यहाँ तक कि बस अथवा ट्रेन के सफर में, या लिफ्ट और पार्किंग, गलियारे पर से गुजरते चेहरे तक जुड़ जाते हैं स्मृति के तहखाने में। अतीत नहीं होता है अतीत, वर्तमान के हर पल के भीतर मौजूद है वह पूरे वजूद के साथ। अतीत नहीं होता है अतीत, वर्तमान के हर पल के भीतर मौजूद है वह पूरे वजूद के साथ। अगली कविता है डर। अभेद्य नहीं होता है सुरक्षा का
कोई भी घेरा, अभेद नहीं होता है सुरक्षा का कोई भी घेरा। लांघी जा सकती है हर एक लक्ष्मण रेखा, तोड़ा जा सकता है कोई भी कवच, भ्रमित और चकित किया जा सकता है किसी भी व्यवस्था को। लोह गुंबद को चीर कर भी बरसाए जा सकते हैं गोले, लोह गुंबद को चीर कर भी बरसाए जा सकते हैं गोले। धरती, आकाश और समुद्र में कहीं भी ढूंढा जा सकता है सुराग। डर के डर से मुक्ति डराकर तो नहीं हो सकती, डर के डर से मुक्ति डराकर तो नहीं हो सकती। अगली कविता है विभाजन। जमीन पर खींची किसी एक विभाजक रेखा का नाम नहीं है सीमा। यूं एक ही दिन में नहीं खिंच जाती है सीमा रेखा, बरसों, दशकों और सदियों की पृष्ठभूमि आकार देती है इसे। सबसे पहले मन में ही खिंचती है दीवारें, सबसे पहले मन में ही खिंचती हैं दीवारें। मन की धरती ही बटती है द्वीपों में, बीहड़ खाई ही बटती है द्वीपों में, बीहड़ खाई टीले अपना अलग संसार रचते हैं, तो उभर आते हैं कहीं नागफणियों के जंगल भी। छोटे छोटे मतभेद मनभेद बन जाते हैं, अलगाव का एक अंकुर पनपने लगता है आशंकाओं की घनी झाड़ियों में। नफरत का सुनामी इतिहास और भूगोल ही नहीं, धर्म, राष्ट्र और राजनीति को परिभाषित करने लगता है। घोषित हो जाते हैं रातों रात अपने लोग, अपनी जमीन, पराए ही नहीं दुश्मन। कुछ भी हो सकता है इस नफरत का नाम, कुछ भी हो सकता है इस नफरत का नाम। गाजा पट्टी से लेकर कुरुक्षेत्र तक कहीं भी हो सकता रेखा। अगली कविता है कब तक। नहीं होता कुरु सभा का वह शर्मनाक अध्याय, पांचाली का अपमान, भद्दे संवाद, लांछन, विभत्स ठहाके, और सब कुछ जानते समझते हुए भी कुछ न समझने का अभिनय करता एक अंधा राजा। फिर भी जहां तक पता है मुझे, दुशासन का नहीं किया था किसी ने सत्कार, कभी नहीं नवाजा गया वह सुसंस्कृत सदाचारी होने के प्रमाण पत्रों से। हस्तिनापुर वही, काल खंडों को पार करने के बाद परिदृश्य ठीक वही, मगर इस बार हंसता हुआ दुशासन नवाजा जा रहा है ठीक राजा के द्वारा। इस बार हंसता हुआ दुशासन नवाजा जा रहा है ठीक राजा के द्वारा। स्वागत जुलूसों में उमड़ते हुजूम को देखकर शर्मसार होती हुई पूछती हूँ अपने से ही, कब और कैसे मनाने लगा एक जिंदा समाज अपराधों का जश्न। स्वागत जुलूसों में उमड़ते हुजूम को देखकर शर्मसार होती पूछती हूँ अपने से, कब और कैसे मनाने लगा एक जिंदा समाज अपराधों का जश्न। कैसे शामिल हो जाता है गिद्धों के उत्सव में। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम के सुस्वरों के साथ चलती हमारी सामूहिक गौरव यात्राएं कैसे भटक गईं सर तन से जुदा के फतवों और धर्म संसदों की आक्रामक
उन्मादी गर्जनाओं में। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम के सुस्वरों के साथ चलती सामूहिक गौरव यात्राएं कैसे भटक गईं सर तन से जुदा के फतवों और धर्म संसदों के आक्रामक उन्मादी गर्जनाओं में। वक्त के कटघरे में खड़े जवाबदेही नकारते निरुत्तर और निरुपाय हम हमलावारों के साथ ही तो खड़े हैं। हम हमलावारों के साथ ही तो खड़े हैं। और अगली कविता है नकारती हूँ निर्वासन। इंद्रप्रस्थ की महारानी हो या अमृत काल की सांसद, इंद्रप्रस्थ की महारानी हो या अमृत काल की सांसद, वह खटकती रही अहंकारी राजाओं को न्याय दाताओं को। ट्रोल गिरोह मुस्तैद ही रहा दूषित सोच और नए षड्यंत्रों के साथ। दरबारियों के स्तुति गान के बीच एक स्त्री के तीखे मारक दहकते सवाल दांभिक गर्जनाओं पर तर्क का अंकुश विस्फोटक होता गया। कुछ ज्यादा ही तिलमिलाया राजा उठाता है राजदंड, प्रतिशोध की ज्वाला में पुकारता है दुशासनों को। ढूंढे जाते हैं तब पत्र, एल्बम और डायरियां, ढूंढे जाते हैं तब पत्र, एल्बम और डायरियां, निजी संबंधों की पड़ताल हुई है। कांटी छाटी तस्वीरें, सनसनीखेज खबरें, चरित्रहीनता के तब गढ़े जाते हैं प्रमाण। परिदृश्य से बाहर करने की उतावली में रची जाती है साजिशें, प्रश्नों की छिछलेपन उतारते हैं सभ्यता के मुखौटे। अग्नि परीक्षा और निर्वासन के विधान स्थापित किए जाते हैं हर बार की तरह। अग्नि परीक्षा और निर्वासन के विधान स्थापित किए जाते हैं हर बार की तरह, मगर फर्क है इस बार, मगर फर्क है इस बार। अनुनय विनय नहीं, वनगमन तो कदापि नहीं। इस बार सीधे नकारती है वह राजा के फरमानों को। सुना चुकी है अपनी शर्तों पर जीने और जगने का निर्णय। सुना चुकी है अपनी शर्तों पर जीने जगने का निर्णय। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है मेरा समय पूरा हो गया है। नहीं है, 2-3 मिनट है, आप सुनाइए। अच्छा सुनाइए जी। ये कविता है उम्मीदों के द्वीप। कभी कभी जीतने के लिए जरूरी नहीं होती है जीत। कभी कभी जीतने के लिए जरूरी नहीं होती है जीत। एक तरफा युद्ध में बने रहने का साहस, एक तरफा युद्ध में बने रहने का साहस, दम्भी अश्व को सशक्त सेना समवेत कुछ देर रोक सकने का संबल, चक्रवर्ती महाधिराज को कुछ पलों की दुश्चिंताएं अपने समय की जीत दर्ज कर देती है। जब धन्यवाद। जब छत पर मंडरा रहे हो बमवर्षक विमान और दीवारों पर तनी हो मिसाइलें, जब छत पर मंडरा रहे हो बमवर्षक विमान और दीवारों पर तनी हो मिसाइलें, सलाखों को भेजती खून मांगती समूहों की धमकियां, तब किसी बंदिश का रियाज, रंग बिखेरती तुलिका, शब्द रचती कलम का प्रतिकार, शीश नवाती कतारों को कितना बौना साबित कर देती है। अपनी तस्वीर को अपलक निहारता एक नार्सिसिस्ट शहंशाह,
अपनी तस्वीर को अपलक निहारता एक नार्सिसिस्ट शहंशाह पल भर के लिए कांप जाता है निहत्थे के लोगों के संबंध से। क्या बात। धन्यवाद। और यहीं से आरंभ होती है इतिहास के एक निर्णायक मोड़ तक पहुंच सकने की संभावना। उभर आते हैं उम्मीदों के असंख्य द्वीप, उभर आते हैं उम्मीदों के असंख्य द्वीप। आभार। वाह। जी धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। दोनों के काव्य पाठ के बाद बात करूं कि अभी बात करूं? बाद में सर। जी, हाँ फॉर्मेट बाद में। हाँ बाद में। हाँ हाँ वही। हाँ हाँ बहुत सुंदर रहा काव्य पाठ। अभी राजहंस जी का काव्य पाठ की प्रतीक्षा है। प्रशांत जी आप भूमिका बनाइए। मेरा ख्याल है प्रभा जी आप एक और ढूंढ रही थी कविता, एक और सुनाने वाली थी, आप सुना दीजिए चलिए। मुझे लगा कि आप ढूंढ रही थी। मुझे लग रहा है समय शायद हो चुका है, इसलिए नहीं कोई छोटी सी हो तो सुना दीजिए, कोई आप की प्लानिंग में शामिल हो तो सुना दीजिएगा। जी। जब तक एक पत्ता भी खड़कता है अंधेरे में, सन्नाटे को मिल रही है चुनौती। जब तक एक पत्ता भी खड़कता है अंधेरे में, सन्नाटे को मिल रही है चुनौती। जब तक बची है किसी जुबान पर शब्दों की थरथराहट, प्रतिकार की गूंज बाकी है तब तक। कांपते थरथराते हाथों ने ही सही थाम रखी है एक कलम, आजादी की उमंग चिंगारी बनकर जिंदा है तब तक। बहती है एक नदी अगर मद्विम मटमेली धार में भी, रेगिस्तान के बीच हरियाली की आस जिंदा है। जब तक बाकी है आंखों में थोड़ी भी नमी, मन में हल्की सी धधकती आंच, जुड़ी रहेगी तब तक रिश्तों की डोर। जब तक सोच ले रही उड़ान थके टूटे पंखों के बावजूद, कुछ सपने बाकी हैं, आसमान का विस्तार बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविताएं रही आपकी। और जो स्थानांतरण सीरीज की कविताएं थी वहां मानवीय भावनाओं का बहुत सूक्ष्म चित्रण दिखा कि ऑफिस जिसको कहते हैं कि वहाँ वास्तविक प्रेम या सद्भावना बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन जब स्थानांतरण का समय आता है तो एक अलग ही माहौल बनता है। और उसके बाद समाज और राजनीति और जो आज है उसको भी परिभाषित करती हुई कविताएं आपकी बहुत ही समीचीन कविताएं थी। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय प्रभा मुजुमदार जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे दूसरे मेहमान कवि आदरणीय राजहंस सेठ जी को। 1951 में झांसी में आपका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, और आपने जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। मेरा ख्याल है MITS है ना, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस जी। और मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपकी सर्विस रही, और चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पे आप वहां से रिटायर हुए। और खास तौर पर साहित्य में तो आपकी रुचि है ही, खास तौर पर समकालीन कविता में आपकी बहुत रुचि है। और आपने लिखा है, ये तो आपकी विनम्रता दिख रही है कि थोड़ी बहुत कविताएं लिखता हूं पर कुछ खास उपलब्धियां नहीं है, लेकिन हम तो पढ़ ही रहे हैं इतने सालों से आपकी कविताएं। और चूंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो एक करंट भी आपकी कविताओं में होता ही है, और इसीलिए हमने आपको आमंत्रित किया है। और मुझे आपको देख के नरेश सक्सेना जी की याद आती है कि रिटायरमेंट के बाद उनका संग्रह छपा था। वो पानी के इंजीनियर थे। बिजली हाँ, का वो सिविल इंजीनियर थे। पानी के इंजीनियर थे वो। जी। और रिटायरमेंट के बाद उनका संग्रह आया था, लेकिन आप अभी तक इंतजार करा रहे हैं, तो आपकी गुजारिश है कि इतनी शानदार कविताओं की एक माला बुनिए और जल्दी से प्रकाशित करिए पुस्तक रूप में। आहा जिंदगी वागर्थ, शुक्रवार, नई दुनिया, धर्मयुग, कादम्बिनी, तरंग, माधुरी, सरिता, मुक्ता, अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं छपी हैं। और बहुत सी कविताओं के मराठी अनुवाद हुए हैं। प्रतिष्ठित
अनुवादकों ने ये अनुवाद किए हैं। गुरुमुखी भाषा में भी आपका अनुवाद, गुरुमुखी लिपि है असल में, पंजाबी भाषा है जी। और मराठी में एक तो संग्रह आपका आ गया, आपके अनुवाद का संग्रह आ गया, लेकिन मूल हिंदी संग्रह अभी तक नहीं आया। ये मजेदार बात है। धरेचे सुख यानी धरती का सुख। अनुवादिका हैं मराठी और हिंदी की प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर संध्या टिकेकर जी। और संयोग देखे कि आप में से एक इंदौर से हैं और आप ग्वालियर से हैं, और दोनों ही जगह होलकर और सिंधिया की वजह से मराठी समाज बहुलता में है, और शायद इसीलिए संध्या टिकेकर जी आपको ग्वालियर में जी जी निभाया जी बिल्कुल। तो शुरुआत करिए राजन जी, कुछ आत्मकथ्य आप कुछ अपनी कविता के बारे में कुछ कहना चाहें तो कहें जी। कविता के बारे में तो इतना बोलूंगा, शमशेर सिंह जी की ने कहा है कि बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। बहुत तो मैं इसी का कायल हूँ, कविता अपने आप बात करेगी। कविता की शुरुआत में ये शमशेर जी ने कहा था, और मेरा कविता के बारे में कहना ये है, यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ कि कविता में लिखे जाने की तारीख दर्ज नहीं की जानी चाहिए। कविता में लिखे जाने की तारीख दर्ज नहीं की जानी चाहिए, कविता खुद बताए उसका समय क्या था। बहुत खूब। अब मैं अपनी कविता अपना पाठ शुरू करता हूँ। मेरी पहली कविता है पिता का कमरा। पिता का कमरा अब भी वैसा ही है जैसा था पिता के समय में। पिता का कमरा अब भी वैसा ही है जैसा था पिता के समय में। अब भी चरमराती है टूटी कुर्सी, बिस्तर की गंधाती चादर पर अब भी पड़ती हैं वैसी ही सलबटें जैसी पड़ती थी पिता के समय। पिता का कमरा खास था, खकारता है वैसे ही जैसे खासते थे पिता। उसमें रोशनी इतनी अंधेरी कि मुश्किल से ही देख पाते होंगे वह अपने चेहरे की झुर्रियां। उसमें रोशनी इतनी अंधेरी कि मुश्किल से ही देख पाते होंगे वह अपने चेहरे की झुर्रियां, जिन्हें वह छोड़ कर गए अपने आईने के पास। हाँ, अब भी वैसा ही है पिता का कमरा। हाँ, अब भी वैसे ही है पिता का कमरा जैसा था उनके समय में। तब तो मैंने उसे नहीं देखा, तब तो मैंने उसे नहीं देखा। अब देख रहा हूँ जब बेटे द्वारा फेंक दिया गया हूँ पिता के कमरे में। अब देख रहा हूँ जब बेटे द्वारा फेंक दिया गया हूँ पिता के कमरे में। पिता का कमरा खुश है, वह तो कब से कर रहा था मेरा इंतजार। पिता का कमरा खुश है, वह तो कब से कर रहा था मेरा इंतजार। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ये अगली कविता है, छोटी छोटी कविताएं हमारी। प्रेम, अगली कविता है प्रेम में। प्रेम की कविताएं छोटी छोटी होती हैं। प्रेम की कविताएं छोटी छोटी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं प्रेम की बातें। प्रेम की कविताएं छोटी छोटी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं प्रेम की बातें। घृणा में बड़ी बड़ी तकरीरें, प्रेम में फूटती हैं छोटी छोटी कौपलें। घृणा में उगता है खरपतवार, घृणा में उगता है खरपतवार। प्रेम पकता है धीरे धीरे, प्रेम पकता है धीरे धीरे जैसे पकती है गेहूं की बाल। जैसे खदबदाती है धीरे धीरे मिट्टी की पतीली में अरहर की दाल। जैसे खदबदाती है धीरे धीरे मिट्टी की पतीली में अरहर की दाल। प्रेम में बड़ा कुछ नहीं होता और न कुछ घटता है अचानक। घृणा फैलती है जैसे वैसे प्रेम नहीं फैलता। घृणा फैलती है जैसे वैसे प्रेम नहीं फैलता। लोहे में लगी जंग की तरह है प्रेम, लोहे में लगी जंग की तरह है प्रेम। धीरे धीरे गलाता है खुद को और धीरे 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 गलाता है लोहे को और धीरे धीरे खुद को। अगली कविता है बूढ़ी किताबें। किताबें भी बूढ़ी होती हैं हमारी तरह, किताबें भी बूढ़ी होती हैं हमारी तरह। उनमें भी पड़ती हैं झुर्रियां, शर्मराती है उनकी भी देह। उनके भी भाष्य निरर्थक और अस्पष्ट होते जाते हैं हमारे बोलों की तरह। किताबें भी बूढ़ी होती हैं हमारी तरह, उनमें भी पड़ती हैं झुर्रियां, चरमराती है उनकी भी देह।
उनके भी भाष्य निरर्थक और अस्पष्ट होते जाते हैं हमारे बोलों की तरह। ऐसे में उन्हें संभालते भरे हैं हम, ऐसे में उन्हें संभालते भरे हम, पढ़ते नहीं जैसे संभाला जाता है हमें हमारे अंतिम दिनों में। फड़फड़ाते हैं उनके भी पन्ने, जैसे हमारी बाहें लेने के लिए अपनी पोती को अपने आगोश में। समय के साथ जिल्दें टूटने लगती हैं उनकी, समय के साथ जिल्दें टूटने लगती हैं उनकी, पीले पड़ते जाते पृष्ठ, खोती जाती है उनकी मंसलता, बदल जाती हैं लिपियां, छूट जाते हैं उनके अर्थ हमसे पकड़ में नहीं आता और छूट जाते हैं उनके अर्थ हमसे पकड़ में नहीं आता और छोर। फिर उन्हें यादों में रखना पड़ता है, फिर उन्हें यादों में रखना पड़ता है, जैसे हम रहते हैं अपनों की यादों में कुछ समय। हाँ, वे हमसे कुछ ज्यादा समय रह सकती है हमारी स्मृति में, वे हमसे कुछ ज्यादा समय रह सकती है हमारी स्मृति में। किताबें हैं, मरती हैं हमारी तरह वे भी कभी न कभी। किताबें हैं, मरती हैं हमारी तरह वे भी कभी न कभी। वे कालजयी नहीं होती और न चिर स्मृत। अगली कविता है गुनाह। हमने उन गुनाहों की क्षमा मांगी जो हमने किए नहीं थे। हमने उन गुनाहों की क्षमा मांगी जो हमने किए नहीं थे। जो किए थे उन्हें छुपा गए, जानते थे कि वे क्षमा योग्य नहीं है। हम जो किए थे उन्हें छुपा गए, जानते थे कि वे क्षमा योग्य नहीं है। हम गुनाहों की माफी के लिए ईश्वर के पास गए। हम गुनाहों की माफी के लिए ईश्वर के पास गए, राजा के सामने झुके, हुक्मरानों से गुहार की। हम कभी उनके पास नहीं गए जिनके गुनहगार हम थे। क्या बात। अगली कहता है सब मुझे वह भाषा चाहिए, मुझे वह भाषा चाहिए जिसमें गिलहरियां चिड़ियों से बात करती है। मुझे वह भाषा चाहिए जिसमें गिलहरियां चिड़ियों से बात करती हैं, मेमने खरगोशों से गाय रभाती है। जिस भाषा में मुझे वह भाषा चाहिए, जिस भाषा में बात करती है हवा पेड़ों से, मुझे वह भाषा चाहिए। मुझे भाषा चाहिए जो माँ मेरी आंखों में पड़ती थी। मुझे भाषा चाहिए जो माँ मेरी आंखों में पड़ती थी। मुझे भाषा में वह ध्वनि चाहिए जिसमें बादल गरजते हैं, पत्ते खड़खड़ाते हैं, चिड़ियां चहचहाती हैं, समुद्र हिलोरे लेता है। मुझे शब्द विन्यास चाहिए, मुझे वह शब्द विन्यास चाहिए जिसमें हिरण कुलाचे भरते हैं। मुझे वह शब्द विन्यास चाहिए जिसमें हिरण कुलाचे भरते हैं। मेरी भाषा को वे पंख चाहिए प्रवासी पक्षियों की तरह। मेरी भाषा को पंख चाहिए प्रवासी पक्षियों की तरह, जो उड़ान भर सके हजारों मील। मेरी प्रिय भाषा तुम अपने आप में पूरी तो हो। मेरी प्रिय भाषा तुम अपने आप में पूरी तो हो, पर इन सब के बिना कुछ अधूरी भी। क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समय हो जाए तो बता दीजिएगा। एक अभी है समय है सर, आप सुनाइए। ठीक है। कविता है ठंडी शाम। यह बहुत ठंडी शाम है, इसमें दुख बहुत ठंडे हैं। यह बहुत ठंडी शाम है, इसमें दुख बहुत ठंडे हैं, और सुख भी इतने ठंडे कि एक दूसरे को छूते हुए उनके हाथ कांपते हैं। इतने ठंडे कि एक दूसरे को छूते हुए उनके हाथ कांपते हैं। इस गलन भरी ठंडी शाम में लोगों की देह सिकुड़कर उनकी अपनी ही देह में सिमटती जा रही है। कोहरा उन लोगों को ढक रहा है, कोहरा उन लोगों को ढक रहा है जिनकी देह पर वस्त्र नहीं है, और उनको भी जिनकी आत्माएं तक ओवरकोट में पेवस्त हैं। क्या बात। उनको भी जिनकी आत्माएं तक ओवरकोट में पेवस्त हैं। इस ठंडे समय में जब कहीं कोई ताप नहीं, इस ठंडे समय में जब कहीं कोई ताप नहीं रह सकता, वही रह सकता है जीवित जिसकी हड्डियों की अंगीठी में अलाव जल रहा हो। इस ठंडे समय में जब कहीं कोई ताप नहीं, वही रह सकता है जीवित जिसकी हड्डियों की अंगीठी में अलाव जल रहा हो। बहुत सुंदर।
अगली कविता है अखबार में। अखबार में मेरे लिए कोई खबर नहीं थी, न दुख की न सुख की। अखबार में मेरे लिए कोई खबर नहीं थी, न सुख की न दुख की। उसमें उन चीजों के विज्ञापन थे जो मेरी पहुंच से ऊपर थी। उसमें उन चीजों के विज्ञापन थे जो मेरी पहुंच से ऊपर थी। उन मृत्यु की सूचनाएं जिनसे मेरा वास्ता संभव नहीं था। अखबार में हिंसा बलात्कार की खबरें थीं। अखबार में हिंसा बलात्कार की खबरें थीं जो हत्यारे और बलात्कारियों से ज्यादा हिंसक और चटखारेदार थीं। उस विकास की बातें थीं जो हम तक कभी पहुंचा ही नहीं। अखबार में बाजार के उठने गिरने की खबर थी, बाजार जो हमारी हैसियत से बाहर था। बाजार जो हमारी, अखबार में हमारी दुनिया नहीं थी, अखबार की दुनिया में हम नहीं थे। अखबार में हमारी दुनिया नहीं थी, अखबार की दुनिया में हम नहीं थे। अखबार ने कभी नहीं बताया कि आई के जाने के बाद अपनी खाली झुग्गी देखकर अकेला बिटुआ कितना रोया था। अखबार ने कभी नहीं बताया कि माई कैसे टोले भर में दौड़ दौड़ कर, कि माई कैसे टोले भर में दौड़ दौड़ कर सबको बता रही थी जब उसकी रंभा गाय को बचिया हुई थी। कि असद चाचा को पुलिस वालों ने कितना मारा था जब उन्होंने उनसे चाय के पैसे मांगे थे। अखबार ने कभी नहीं बताया। अखबार कभी नहीं लगा अपना सा। अखबार में रोटी नहीं थी और न उस ढोलक की थाप जो कभी कभी मेरी बस्ती की औरतें संजा ब्रिया बजाया करती हैं। अखबार में रोटी नहीं थी और न उस ढोलक की थाप जो कभी कभी मेरी बस्ती की औरतें संजा ब्रिया बजाया करती। बहुत सुंदर, अलग तरह की कविता। आवाजें, घर है तो इसमें आवाजें आनी चाहिए। घर है तो इसमें से आवाजें आनी चाहिए। आवाजें बर्तन के गिरने की आवाजें, एक दूसरे को टेरती आवाजें, एक दूसरे को हेरती आवाजें, हेरना मतलब देखती हूँ, एक दूसरे को हेरती आवाजें, चीखने चिल्लाने की आवाजें। घर है तो इसमें आज आवाजें आनी चाहिए। बच्चों के खिलखिलाने रोने की आवाजें, बढ़ती डांटती आवाजें, मनहार करती आवाजें, अहो जरा सुनो तो जैसी शर्मीली आवाजें, छोड़ो ये क्या करते हो जैसी चुहल भरी आवाजें, छोड़ो ये क्या करते हो जैसी चुहल भरी आवाजें। आवाजें रौनक है घर की, आवाजें उठनी चाहिए घरों से, कुछ आवाजें घर के बाहर सड़क तक भी जानी चाहिए। बहुत खूब। आवाजें उठनी चाहिए घरों से, कुछ आवाजें घर के बाहर सड़क तक भी जानी चाहिए। आवाजें घर से उठेंगी तो देश भर में जाएंगी। आवाजें घर से उठेंगी तो देश भर में जाएंगी। आवाजें गलत के प्रतिकार की हों, आवाजें अपने हक और अधिकार की हों। घर है तो आवाजें चीत्कार की ना हो, घर है तो आवाजें चीत्कार की ना हो, घर है तो आवाजें बेजा ललकार की ना हो। घर एक वाद्य यंत्र है, घर एक वाद्य यंत्र है जो कई सुरों में बजता है, बजना चाहिए। घर एक वाद्य यंत्र है जो कई सुरों में बजता है, बजना चाहिए। घर है तो इसमें आवाजें उठे खुलकर, घर में से आहटें आनी चाहिए, सुख बुआहटें नहीं। घर में से आहटें आना चाहिए, सुख बुआहटें नहीं। बहुत सुंदर। एक और कविता है छोटी सी। यदि मेरी लाश फेंकनी पड़े, तो कोरोना के समय में बहुत सी लाशें गंगा में देखी गई हैं। यदि मेरी लाश फेंकनी पड़े तो उसे गंगा में नहीं, किसी गंदे नाले में फेंकना महोदय। यदि मेरी लाश फेंकनी पड़े तो उसे गंगा में नहीं, किसी गंदे नाले में फेंकना महोदय। गंगा आपके लिए पाप नाशनी है, हमारे लिए नहीं। गंगा आपके लिए पाप नाशनी है, हमारे लिए नहीं। चुनना उसी नाले को जिसे आपने मेरे जीवन यापन के लिए चुना था। चुनना उसी नाले को जिसे आपने मेरे जीवन यापन की चुना था। जिसने मुझे दी रोजी रोटी, बस संभालेगा मुझे अपने में, बस संभालेगा मुझे अपने में। गंगा की तरह किनारे नहीं फेंक देगा। नाले की बू कब से मेरी आत्मा में बसी हुई है, नाले की बू कब से मेरी आत्मा में बसी हुई है, और नाले की आत्मा में मैं। बहुत बहुत मार्मिक। कुछ और थोड़ी छोटी छोटी सुना दूं क्या?
हाँ, सुना दीजिए। ये भागरथ से सुना देता हूँ कविता। पिता की काया में। पिता की सूखी देह में कोई नदी तो जरूर बहती होगी। पिता की सूखी देह में कोई नदी तो जरूर बहती होगी, जिससे वह सिंचा करते होंगे माँ के सपनों की फुलवारी। पिता की पथराई आंखों में कुछ कोमल दृश्य छुपे होंगे, जिनमें शायद हम हों पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक किलकारियां भरते। पिता के घिसे नाखूनों में कुछ पैनापन जरूर बचा होगा, जिससे वह कुरेद लेते कभी कभी अपने घाव, और वक्त आने पर हो जाते थे हमलावर अपनी नीड़ पर आए संकटों पर। पिता जिन दोनों लड़खड़ाने लगे थे, तब भी उनकी हथेली की जकड़न मजबूत थी, हमें आश्वस्त करती थी। पिता की लगातार क्षीण होती काया में कुछ तो रहा होगा हमारे लिए ऐसा आकर्षण, जिसके सम्मोहन में हरदम बंधे रहे हम। क्या बात। अब कितना टाइम मेरे लिए? टाइम तो लगभग हो गया है। अच्छा, तो मैं एक अंतिम कविता सुनाता हूँ। बिल्कुल, स्वागत स्वागत। अंतिम कविता इसलिए सुनाता हूँ जी। कि उस कविता के संग में मेरे लिए एक बहुत ही सुखद प्रसंग जुड़ा हुआ है। अच्छा, बहुत सुखद प्रसंग जुड़ा हुआ है। ये एक कविता 4 साल पहले हमने कभी लिखी थी, तो हम पलाश सुरजन जी को पसंद आई। उन्होंने मेरे जन्मदिन पर इस कविता को पोस्ट किया था अपने टाइमलाइन पे। उनका जो हिंदी साहित्य मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की उस पर डाला था। प्रशांत जी से मेरा कोई संपर्क नहीं था, बिल्कुल भी जानते नहीं थे, फेसबुक फ्रेंड भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। प्रशांत जी ने उस कविता को पढ़ करके उसमें इतनी उत्साहवर्धक और प्रेरित टिप्पणी दी थी। एक अनजान, मतलब बहुत ऐसा लगा जैसे नोबेल प्राइज मिल गई हो। कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति जब आपकी तारीफ करता है और बिल्कुल मतलब जैसे कोई ताल्लुक ही नहीं से, आप जानते पहचानते नहीं है, और वो व्यक्ति मुझे नहीं जानता, तो उसे बहुत मुझे खुशी हुई थी। उसको मैं वो कविता प्रशांत जी के उस पर नाम पर सुना। कविता है, अच्छे कपड़े मैं पहन नहीं पाता। अच्छे कपड़े मैं नहीं पहन पाता, निकालता तो हूं अलमारी से, फिर रख देता हूं सहेज कर। अच्छे कपड़े मैं नहीं पहन पाता, निकालता तो हूं अलमारी से, फिर रख देता हूं सहेज कर, कहीं खराब ना हो जाए। अभी कौन सी खास जगह जा रहा हूं, पहनूंगा किसी ठीक अवसर पर। अभी कौन सी खास जगह जा रहा हूं, पहनूंगा किसी ठीक अवसर पर। बढ़िया से कोरे कागज पर, बढ़िया से कोरे कागज पर कलम नहीं चलती मेरी। अखबार के किसी कोने पर या किसी कागज की चिंदी पर लिख डालता हूँ कुछ भी। मुझे लगता है कि इसी लायक है मेरी कविताएं। मुझे लगता है कि इसी लायक है मेरी कविताएं। बहुत अच्छे कागज पर तो बहुत सोच कर और खुशखत लिखना पड़ता है। बहुत अच्छे कागज पर तो बहुत सोच कर और खुशखत लिखना पड़ता है। अच्छा खाना निकाल कर रख देता हूँ अलग से, कि सबसे बाद में खाऊंगा। अच्छा खाना निकाल कर रख देता हूँ अलग से, कि सबसे बाद में खाऊंगा, ताकि अच्छा रहे मुंह का स्वाद। पर बाद में भरा लगता है पेट, और धरा रह जाता है का सारा स्वाद बात एक तरफ। धरा रह जाता है सारा स्वाद बात एक तरफ। अच्छी किताब को रख देता हूँ करीने से। अच्छी किताब को रख देता हूँ करीने से, जिल्द पर बार बार हाथ फेरता हूँ। पढ़ूंगा इत्मीनान से, पढ़ूंगा इत्मीनान से। और अखबारों में इतना उलझ जाता हूँ कि किताब पर फिर धूल जम जाती है। सो बहुत सी अच्छी चीजें और अच्छी बातें, बहुत सी अच्छी चीजें और अच्छी बातें सुकून के पलों के इंतजार में, और छूने से खराब न हो जाएं इस डर से भी दरकिनार हो जाती हैं। बहुत सी अच्छी चीजें और अच्छी बातें सुकून के पलों के इंतजार में, और छूने से खराब न हो जाएं इस डर से भी दरकिनार हो जाती हैं। हम सबसे अच्छे और सबसे प्रिय लोग भी, अच्छे और सबसे प्रिय लोग भी तो ऐसे ही छूट गए हैं हमसे। अच्छे और सबसे प्रिय लोग भी तो ऐसे ही छूट गए हमसे। धन्यवाद आप सबको। बहुत सुंदर, बहुत शानदार कविताएं रही आपकी। और जैसा कि मैंने कहा था, एक करंट है कविताओं में। और ये जो कविता थी कल, जैसा कि राजहंस जी ने बताया
कल हमारी फोन पे बात हो रही थी तो उन्होंने ये वाकया याद दिलाया कि 4 साल पहले करीब उनकी कविता पर मैंने ऐसी कोई प्रतिक्रिया दी थी। अब मैं तो भुलक्कड़ हूँ, मुझे तो याद नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि हाँ छोटी कोई कमेंट रहा होगा, क्योंकि उनकी कविताओं को मैं 4-5 साल से पढ़ ही रहा हूँ फेसबुक पर। फिर उन्होंने मुझे वो कविता भी भेजी और कमेंट भी भेजा, तो तब मुझे याद आया कि ये था मामला। मैं वो सुनाता हूँ इस कविता पर जो मैंने प्रतिक्रिया उनको लिखी थी। कैलाश सुरजन जो है वो देशबंधु अखबार में डायरेक्टर हैं और एमपी और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे संस्करण उस पेपर के निकलते हैं। उन्होंने जो कविता अपने वॉल पर शेयर की थी, जैसा कि राजेश जी ने बताया, मैंने लिखा है इसमें प्रतिक्रिया में, बहुत ही सशक्त और सार्थक कविता, बहुत ही सशक्त और सार्थक कविता। यह अभाव नहीं, कृपणता नहीं, बल्कि अपरिग्रह का जीवन दर्शन है, जिसकी प्रासंगिकता आज के समय में सबसे ज्यादा है। भारत के पारंपरिक दर्शन ही नहीं, बल्कि यह कविता संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से भी सीधे जुड़ती है, जिनमें पृथ्वी पर मानवता के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल पर विशेष बल दिया गया है। आज जबकि मनुष्य जो पास है उसे दिखाने के मौके ढूंढता है, यह जीवन शैली बिरले ही अपनाते हैं, और जो इस तरह जीता है वही ऐसी कविता लिख सकता है। स्पष्ट है कि ऐसी कविताएं भी कम ही देखने को मिलती हैं। पलाश जी, कविता शेयर करते हुए भूमिका में आपने कवि के लिप्सा रहित होने की बात लिखी है। न भी लिखते तो भी यह तथ्य कविता से ही स्पष्ट हो जाता। प्रकृति के प्रति संबंधों से शुरू होकर यह कविता मानव के परस्पर संबंधों पर समाप्त होती है। यह कविता को और भी सार्थक बनाता है। हृदय ही नहीं, मानस को भी झकझोरने और जगाने वाली यह कविता पाठकों तक पहुंचाने हेतु आपका आभार, एवं राजहंस जी को भी रचना के लिए बधाई। उन्हें जन्मदिन की भी हार्दिक बधाई। साहित्य में ऐसे विषयों का उठाया जाना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। तो ये कमेंट था मेरा राजहंस जी की कविता पर, जो कि धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 सर। अब मैं आदरणीय अभय दोषी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आज की कविताओं पर और कवियों पर अपनी प्रतिक्रिया यहाँ दर्ज करें एक संक्षिप्त वक्तव्य के रूप में। मैं अभय दोषी जी का थोड़ा परिचय दे दूं। 1970 में आपका जन्म हुआ, आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया और आप मुंबई यूनिवर्सिटी में ही डिपार्टमेंट ऑफ गुजराती भाषा विभाग में आप पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं और विभाग प्रमुख भी हैं। आपके रिसर्च का जो मेन एरिया है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि साहित्य के एक विभाग में आप हैं, लेकिन दर्शन आपका क्षेत्र है। आपका शोध क्षेत्र मुख्य रूप से मध्यकालीन गुजराती जैन साहित्य है। 7 किताबें आपने लिखी हैं इस विषय पर और करीब 40 रिसर्च पेपर हैं। 6 विद्यार्थियों ने आपके अंडर में पीएचडी की है और 6 अभी कर रहे हैं। और एक्सपर्ट लेक्चर्स के लिए भी आप बुलाए जाते हैं बहुत सारी संस्थाओं द्वारा। आपका जो अध्ययन का और रिसर्च का विषय है जैन दर्शन और धर्म, खास तौर पर उन पर व्याख्यानों के लिए। तो अभय जी, स्वागत है आपका। आप अपने वक्तव्य की शुरुआत करें। नमस्ते प्रभा जी, राजहंस जी और नीलेश जी, कौशल जी और सबके संयोजक ऐसे प्रशांत जी। कविताओं का पाठ मन को प्रफुल्लित कर दिया। रविवार की सुबह, इतवार की सुबह में ये एक कविताओं का नया विश्व, जो हिंदी कविता में भी मध्य भारत की 2 सशक्त आवाज हमने सुनी, एक इंदौर से, एक ग्वालियर से। तो मध्य भारत जो मध्य बिंदु है भारत के, ऐसे ये दोनों शहर, वहां से ये जो आवाज आ रही है, तो ये कविता ने अपने आप में नए दर्शन, नए चिंतन, नई तरीके की प्रस्तुति, ये सबसे हमें समृद्ध बना दिया। तो सबसे पहले प्रभा जी की कविता। तो आजकल डायस्पोरा साहित्य बहुत चर्चा में है, स्थलांतरित लोगों का साहित्य बहुत चर्चा में है। तो ये स्थलांतरित लोगों का साहित्य, डायस्पोरिक साहित्य, तो कविताओं का विषय बनाया है स्थलांतर। मनुष्य की ये प्रकृति रही है कि वो रोजी रोटी या सुख शांति की तलाश में
एक नगर से दूसरे नगर में, एक इलाके से दूसरे इलाके में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में संक्रांत होता रहता है। और वो संक्रांति की प्रक्रिया में कितने कितने कष्ट बैठता है। कितने लोग यूक्रेन पढ़ने गए थे कुछ समय पहले, मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन पढ़ने गए थे, और अचानक से जब रसिया ने आक्रमण किया, रूस के आक्रमण के दौर में कैसे एक ही रात में सारा छोड़ के आना पड़ा। तो ये जो डायस्पोरिक कविता जो है, स्थलांतर है, वो प्रभा जी की कविता में बहुत सुंदर रूप से आ गया है। नकारती हूँ निर्वासन, बात को वो इतने सचोट रूप से अभिव्यक्त करते हैं कि मैं नकारती हूँ निर्वासन, या बात करते हैं इंद्रप्रस्थ की महारानी हो या अमृतकाल की संसद, मतलब सबको पीड़ा भुगतनी पड़ती है। ये चाहे सालों पहले की द्रौपदी हो या अभी की संसद हो, ये मतलब कि अभी की प्रजा, अभी की समय की युग की चेतना, सबको ये चीजों का अनुभव करना पड़ रहा है। अभी अभी हमने हमारे सामने देखा कि अचानक से एक दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की प्रथम दिन पर अचानक बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होता है, और जो वहां की जो प्रधानमंत्री है उसे भारत में शरण लेना पड़ता है। तो ये जो मनुष्य की नियति में बार बार ये स्थलांतरण की पीड़ा, और जीतने के लिए जो युद्ध में टिके रहने की साहस की बात, ये जो बात बार बार आपने विभिन्न कविताओं में प्रस्तुत की, छोटे छोटे मतभेद के ऊपर उभर के जो आगे आने की बात प्रस्तुत की, वो बहुत सुंदर है। अभेद कविता की बात आती है तो इंदिरा जी की याद आ जाती है कि जिससे वो अभेद मानते थे वो ही भेद बन गया उनके जीवन की। तो ऐसी अनेक बात, तो ये युद्ध में टिकने के साहस की बात, और सबसे बड़ी बात है आवाज उठाने की बात। आपकी कविताओं में आवाज उठाने की बात है, जो मनुष्य की अपनी अस्तित्व की प्रतीति करने वाला ऐसी जो कुछ बात है तो आवाज है। घर है तो आवाज होता ही है, और वो आवाज सन्नाटा को भी चुनौती देता रहता है। एक पत्ता भी जब तक खड़कता है सन्नाटा को भी देता है चुनौती। ऐसा करके मनुष्य के अस्तित्व को, अपने आवाज को प्रकट करना, अपने अस्तित्व को सार्थक रूप देना, विद्रोह के आवाज को आपने अपनी कविता में बहुत ही बखूबी से और बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। आपकी कविता जब पढ़ी जाती थी तो वो समय पर मुझे डायस्पोरिक ऐसे आवाज, गुजरात में डायस्पोरिक आवाज वाले बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि वो स्वेच्छा से गए हुए, मगर फिर भी मातृभूमि की जो पीड़ा है, मातृभूमि से विच्छेद की पीड़ा, वो उनकी कविताओं में आती रहती है। मगर वो सब को याद करते हुए भी ये मनुष्य की नियति की बात आपने जिस तरह से प्रस्तुत की है, इसीलिए प्रभा जी आपको बहुत सारे धन्यवाद, बहुत सारे धन्यवाद। आप दोनों ही मध्य भारत से हैं, मध्य प्रदेश से है, और दोनों ही साइंस के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मगर कविता में जिस तरह से आप काम कर रहे हैं वो बहुत अद्भुत है। राजहंस जी तो अपनी कविता का एक सुंदर आवाज लेके आए हैं। इनकी कविताओं का पंजाबी, मराठी सब जगह पर अनुवाद भी हुआ है। मराठी अनुवाद का तो संग्रह भी प्रकाशित हुआ है, कि बंगाली अनुवाद का संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। तो ये बात सुन के मुझे भुवनाथ जी की याद आई कि इनकी व्यंग्य कविताएं जो व्हाट्सएप पे घूमती है, व्हाट्सएप पर आती है हर रोज सुबह, इसी का अनुवाद होकर बंगाली में, यहाँ हिंदी में उनका काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, उसके पहले इनके अनुवाद क्या काव्य संग्रह बंगाली में प्रकाशित हो चुका, वो व्यंग्य कविताओं का। इंटरेस्टिंग। सबसे पहले इनकी जो किताबें कविता है वो बहुत ही मार्मिक है। हम किताबों को एक जीवन मान के चलते हैं, एक शाश्वती की बात मान के चलते हैं, वो टाइमलेस मान के चलते हैं। मगर इन्होंने एक नया दर्शन प्रस्तुत किया
कि किताबें शायद अपने से लंबा जी सकती हैं, मगर कुछ समय के बाद ये किताबें या तो अप्रस्तुत हो जाती है या तो उनके जीवन को नया आयाम देने की जरूरत पड़ती है। किताबें एज इट इज, इसे यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं माना जाता है। तो किताबें अपने आप में समय के साथ उसे भी रिवाइव करना चाहिए। तो अखबार की बात, किताब के साथ वो अखबार को भी ले आते हैं। तो अखबार हम हर रोज पढ़ते हैं, मगर वो अखबार में से कितनी चीज अपने जीवन से जुड़ती है। बस एक न्यूज की बारी से आती है और चली जाती है। न्यूज का जैसे बोलते हैं ना कि बहुत बड़े पैमाने पर न्यूज आते हैं, चले जाते हैं, इलेक्शन आता है, घटनाएं घटती है, हम पढ़ते हैं, काफी समय भी देते हैं। मृत्यु नोंद अखबारों में बहुत बड़ा हिस्सा रोकता है कि फलाने आदमी मृत्यु पाए हैं, और जैसे वो हम उनको जानते नहीं। तो अखबार कभी कभी हमारी संवेदनशीलता को मृत बनाने का काम तो नहीं करता ना। ऐसे मूलभूत प्रश्न राजहंस जी ने उठाए हैं। तो ये जो प्रश्न है अपने आप में चैतन्य को जागृत करने वाला प्रश्न है। किताबों की बात करते हैं, ऐसे ही वो ठंड की बात, वो कोहरा की बात करते हैं। दिल्ली का कोहरा मैंने दिल्ली में देखा है, जनवरी महीने में जो कोहरा होता है, तो ये ठंड के दौरान में भी किस तरह से मनुष्य का जीवन जीवंत रहता है और किस प्रोसेस से जीवन को आगे बढ़ाते हैं, उसकी बात भी आपने बहुत अच्छे से किया है। पिता की काया में वो कविता जो है, वो पढ़ते पढ़ते मुझे गुजराती, मतलब आप पढ़ रहे थे तभी गुजराती कवि, हम सांताक्रूज में रहते हैं तो आपको प्लेन का भी डिस्टरबेंस थोड़ा आएगा बैकग्राउंड में। तो पिता की काया में वो कविता मुझे उसनस की एक कविता की याद दिला गई। गुजराती कवि है उसनस। हूँ मुझे पिता, पिता के मृत्यु के बाद वो पिता के घर चले जाते हैं, और मतलब कि गांव के घर चले जाते हैं। पिता का घर, अपना घर अलग तो नहीं होता, मगर मतलब गांव का घर में चले जाते हैं, और गांव के घर में देखते हैं, पिता की सारी चीजें देखते हैं, और कुछ पिता के कपड़े खुद पहनते हैं और अनुभव करते हैं कि स्वयं पिता बन गए। तो ऐसे ही राजहंस जी पिता की बात करते करते, पिता के कर्तृत्व को याद करते करते, माता के स्वप्न को पूर्ण करने की जो परिश्रम पिता करते हैं, पिताजी करते हैं, और माताजी की इच्छाएं और सारा संसार को चलाने का पिताजी का जो परिश्रम, वो सबको याद करते करते जो पिताजी को अंजलि दिया है, वो सुनते सुनते राजहंस जी अभी 70 के करीब हो गए। तो ऐसे लगता है कि स्वयं में अपने पिता को लेके अवतरे हैं, स्वयं में पिताजी की स्मृति के साथ वो अपने कर्तव्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे अंतिम कविता जो अंतिम तो नहीं, उसके बाद भी कविता आई, मगर जो कविता बहुत स्पर्शित हो चुकी, कि अच्छे जिनकी बात प्रशांत जी ने भी की, कि हम बहुत सारी चीजों को संभाल संभाल के रखते हैं कि कोई अच्छा मौका आएगा, अच्छा मौका आएगा, और जीवन बहुत तेज तरीके से अपनी पास से निकल जाता है। बात तो शुरू होती है कपड़े से, मगर कपड़े की बात करते करते किताबों की बात आती है, मगर ये स्थूल बातों से आगे बढ़कर जो बात प्रस्तुत हो जाती है, जो अपने आप में अनेक तेज सितारे जगाती है, कि हम अच्छे व्यक्तियों से भी बात करना चूक जाते हैं, अच्छे व्यक्तियों से भी मिलना चूक जाते हैं, कि सुकून से मिलेंगे, सुकून से बात करेंगे। तो इस तरह से एक नया दर्शन, एक नई सोच और नई समझ राजहंस जी और प्रभा जी दोनों की कविताओं में प्रस्तुत हुई है। खास करके राजहंस जी की कविताओं में एक दार्शनिक कविता का अनुभव हुआ, और प्रभा जी की कविता के अंदर एक मनुष्य जीवन की चेतना किस तरह से पीड़ा पाती है, इसकी बात एक अंतर हृदय की, अंतर संवेदना की बात आई। तो ये अंतर हृदय की कविता और अंतर चिंतन की कविता
ये दोनों कविताओं की प्रस्तुतता ये रविवार की सुबह ही नहीं, मगर मुझे लगता है कि दीपावली की शुरुआत हो रही है। कल आज से ही दीपावली की शुरुआत है, तो अपनी दीपावली को भी नए चिंतन और नए संवेदन से सफर करे, इस भावना के साथ मैं मेरा वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार अभय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आभार आदरणीय अभय जी। और ये बड़ा रोचक लगा और बड़ा सुंदर लगा कि गुजराती लहजे में आपने जिस तरह से हिंदी में एक अच्छी समीक्षा की। और ये हमारी कोशिश भी है जानबूझ के हम इस तरह से इंटर लैंग्वेज अप्रोच हम अपना रख रहे हैं। पिछली बार भी एक मराठी कवि को हमने बुलाया था, हालांकि वो हिंदी में भी लिखते हैं, उन्होंने हिंदी की ही कविताएं पढ़ी थी। तो अब आगे हम उर्दू और पंजाबी से भी साहित्यकारों को यहाँ शामिल करना चाहते हैं। तो प्रोग्राम बिल्कुल अपने अंत की ओर है। और मेरा ख्याल है कौशल जी मौजूद हैं। कौशल जी 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 हाँ, 2 मिनट बोलेंगे? 2 अरे मिनट से क्या सुनी तो है आपने कविताएं। और सबसे है राजहंस जी और प्रभा जी को सुनने का मौका मिला, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और जी। प्रभा जी को तो मैं पहले से ही पढ़ता रहा हूँ, रेवांत के लिए आपकी कविताएं आई भी हैं। और एक दोनों कवि मित्रों की कविताएं सुनने पर ये एक सूत्र में ये बात है कि देखिए कविता का परिसर बढ़ रहा है, विस्तार ले रहा है। और आज कविता की दुनिया बने बनाए पारंपरिक जो दायरा था उससे बाहर निकल रही है। आज इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, दूसरे पेशे से जुड़े लोग अब साहित्य के क्षेत्र में आ रहे हैं। और यह वास्तव में जिंदगी और जीवन को और बेहतर तरीके से साहित्य हमारा प्रतिबिंबित करेगा, अभिव्यक्त करेगा। और भाषा की दीवारें भी टूटेंगी, क्योंकि देखिए हमारी अनुभूतियां एक ही हैं, चाहे गुजराती समाज हो, चाहे हिंदी समाज हो, चाहे मराठी समाज हो। और वो अपनी अपनी अनुभूतियों को वो अपने साहित्य में ले करके आता है। और दोनों कवि अपनी निजी अनुभूति से सामाजिक अनुभूति तक कविता की आपकी यात्रा करती है, निर्वासन से लेकर के पिता का कमरा। और जहां पर देखिए मूल्यों का, मनुष्यता का किस तरह क्षरण है, तभी तो आप कहते हैं कि गिलहरी और चिड़िया के बीच में संवाद हो सकता है। लेकिन हम कहाँ पहुंच गए हैं, जो प्रभा जी नफरत को लेके आती हैं, है ना। और दरअसल ये नफरत की कविताएं नहीं है, नफरत को नहीं, ये प्रेम की कविताएं दोनों रचते हैं। और दोनों कवियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुनने को मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत आभार। एक छोटी सी स्पष्टता, जी हेड हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी में बदलते रहते, तो बायोडेटा मांगा तो वो पुराना बायोडेटा पटाख से भेज दिया आपको, मगर अच्छा। वो हेड अभी नहीं हूँ। हाँ, 2023 के अगस्त तक मैं हेड था। जी जी जी। मतलब हर 3 साल से हेडशिप बदलती रहती हाँ, है। ये रोटेशन का प्राध्यापक सिस्टम तो होता हुई, है। जी मगर जी बिल्कुल। हाँ, यूनिवर्सिटी में वो रोटेटिंग हेडशिप की सिस्टम है। जी जी तो जी जी वापस 3 साल 3.5 साल के बाद वापस हेडशिप जी जी आती है, जाती है, ऐसे चलता जी जी। रहता है। नहीं, तो कोई बात ये नहीं। हाँ, हाँ। नहीं, मैंने बोला कि ये एक इवन IIT NIT सब जगह 3 साल वाला ही सिस्टम है, लगभग सभी जगह पे। हाँ, तो रोटेशन का। हाँ। जी। और तो अभय जी ने तो बहुत सुंदर व्याख्या की, दोनों कवियों को बहुत गहनता में ले जा करके व्यापकता में व्याख्या की। और बहुत अच्छा लगा आपसे इस मंच से जुड़ करके और कवियों को सुनकर। तो अंत में मैं आभार प्रदर्शित करता हूं आज के दोनों कवि आदरणीय राजहंस सेठ जी और आदरणीय प्रभा मजूमदार जी के प्रति कि आपने आज की सुबह को इतना सुहाना बनाया। मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय अभय दोषी सर के प्रति भी कि उन्होंने आज यहाँ अपना वक्तव्य इन कवियों पर दिया। कौशल किशोर जी जो कि लखनऊ से हैं, आपका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और नीलेश देशमुख जो मुंबई यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, नीलेश जी
आपका भी बहुत बहुत आभार। और इस तरह से हमारा आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है।